राजस्व गुरु चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जो निष्क्रांत संपत्तियों के खोजबीन करने के लिए तथा नजूल और शत्रु संपत्तियों में क्या अंतर है इसको बताने के लिए एवं हमारे खतौनी, खेवट, खसरा में क्या प्राविधान है और उन प्राविधानों में क्या कमियां हैं, क्या संशोधन होने चाहिए, या सरकार से हमारी क्या अपेक्षा है कि हम लोग हित में उनमें क्या क्या जो है संशोधन करें, क्या क्या प्राविधान है। हम सभी जानते हैं कि यह कार्य चाहे वो सेलिंग पत्रावलियों का गठन का कार्य हो, चाहे निष्क्रांत संपत्ति की पत्रावलियों के गठन का कार्य हो, चाहे शत्रु संपत्ति के मामलों का पता लगाने का हो, चाहे अन्य कोई जांच हो, सब हमारे लेखपाल साथियों पर ही दायित्व सौंपा गया है और वह इसको यथाशक्ति जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन भी करते हैं। लेकिन न जानकारी के कारण कभी कभी तमाम गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण न्यायालय से ऐसे सेलिंग खातेदारों और निष्क्रांताओं और ऐसे तमाम शत्रु संपत्ति के खातेदारों को अनजाने में ही या विध विरुद्ध लाभ मिल जाता है। इसलिए यह मेरी जानकारी उन सभी लेखपाल साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जब वो निष्क्रांत संपत्ति का चिन्हीकरण करेंगे और बात पत्रावलियाँ गठित करेंगे तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। लोकहित में सभी को जानकारी होना भी आवश्यक है। हम बताते हैं कि इस क्रम में निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति में क्या अंतर है, इसको जान लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे उच्च अधिकारीगण भी शत्रु संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति और निष्क्रांत संपत्ति को शत्रु संपत्ति बना देते हैं, जिसके कारण तमाम जो है कठिनाइयाँ, विधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम बता रहे हैं आपको कि शत्रु संपत्ति ऐसे पाकिस्तान गए व्यक्तियों की संपत्ति है जो 1 मार्च 1947 से 7 मई 1954 के बीच भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जो विद्रोह हुए, जो दंगे हुए, उनके कारण वो पाकिस्तान चले गए और अपनी संपत्ति, घर, खेती बाड़ी सब जो है भारत में छोड़ गए और उन संपत्तियों पर अन्य लोगों का कब्जा है। बहुत से निष्क्रांताओं ने यह भी किया है कि वो जाते जाते कोई ना कोई विलेख जैसे विक्रय पत्र, दान पत्र इत्यादि लिख के चले गए हैं या पट्टा दे करके चले गए हैं, तो वो सब जो है विध विरुद्ध होंगे और ऐसे अंतरणों के आधार पर जो लोग काबिज हैं वो भी निष्क्रांतता की श्रेणी में आएंगे। तो आप ये समझ लें कि शत्रु संपत्ति और निष्क्रांत संपत्ति में पहला अंतर यह है कि 1 मार्च 1947 से 7 मई 1954 के बीच दंगे फसाद के कारण जो लोग चले गए उनकी संपत्तियां निष्क्रांत संपत्ति कहलाई और जो भारत में शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद या 7 मई 1954 के बाद भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति कहलाई। यानी कट ऑफ डेट 7 मई 1954 है। और पहले में ये जरूरी है, निष्क्रांत संपत्ति के लिए जरूरी है कि वो हो दंगा फसाद के कारण गया हो, और दूसरे वाले में शत्रु संपत्ति में यह जरूरी है कि वो भारत में शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद गया। इसके बाद में अब दूसरा जो है अंतर यह है कि जो निष्क्रांत संपत्ति है उसका कस्टोडियन जनरल दिल्ली में बैठता है और शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन जनरल वो जो है वहाँ बम्बई में बैठता है, जिसका पता है कि अंधेरी मुंबई में
कस्टोडियन जनरल शत्रु संपत्ति का कार्यालय है। उसका वो आप उस बिल्डिंग का नाम कैसरे हिंद बिल्डिंग है। कैसरे हिंद बिल्डिंग अंधेरी मुंबई में यह कार्यालय स्थापित है। निष्क्रांत संपत्तियों की व्यवस्था कस्टोडियन जनरल निष्क्रांत संपत्ति के अनुसार पट्टे पर दिया जाता है और पट्टे की अवधि 5, 10, 15, 25 कुछ भी हो सकती है। लेकिन शत्रु संपत्तियों का प्रबंध यह भी पट्टे पर दिया जाता है और यह ईयर टू ईयर यानी वर्ष प्रतिवर्ष दिया जाता है। कस्टोडियन जनरल जो निष्क्रांत संपत्ति है वो हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के प्राविधानों के आधार पर निष्क्रांत संपत्ति घोषित करता है, उसकी व्यवस्था करता है, पट्टे पर देता है, वसूली करता है। लेकिन शत्रु संपत्तियां जो है वो हो सेना अधिनियम के तहत आर्मी एक्ट के तहत गवर्न होती हैं और इसके तहत आर्मी एक्ट के तहत जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसके आधार पर कस्टोडियन जनरल उनका प्रबंधन करता है। अब हम चलते हैं कि निष्क्रांत संपत्तियों और शत्रु संपत्तियों की प्रबंध व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है और क्या कमियां हैं। ये है हमारे उन लेखपाल साथियों को जो आगे आने वाले दिनों में निष्क्रांत संपत्तियों का चिन्हीकरण करेंगे तो उनको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो वह निष्क्रांत संपत्ति को शत्रु संपत्ति बना देंगे, शत्रु संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति बना देंगे और विधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो निष्क्रांत संपत्तियां जो पहले घोषित हो चुकी हैं उनके हमारे जिलों में फार्म बने हुए एक रजिस्टर बने हुए हैं जिसको फार्म 10, 11, 12, 13 कहा जाता है। वो बने हुए हैं। बाग का अलग है, खेतीबाड़ी का अलग है और अन्य घरेलू आबादी की भूमि का अलग है। लेकिन शत्रु संपत्ति का कोई अभिलेख नहीं है जिलों में, इसको बनवाने की आवश्यकता है। भूलेख नियमावली में कोई ऐसा प्राविधान नहीं दिया गया है जिसके अंतर्गत हम खतौनी में निष्क्रांत संपत्तियों और शत्रु संपत्तियों का कोई खाता बनाएं। रेलवे की संपत्ति के लिए तो भूलेख नियमावली के अवध में श्रेणी 2 में, आगरा में 15 में और अवध में उसमें अवध में जो है जो जहाँ जमींदारी स्टेब्लिश है आज भी वहाँ श्रेणी 9 में रेलवे की संपत्तियाँ दर्ज होती हैं। रेलवे की संपत्ति चूँकि केंद्र सरकार की संपत्ति है, इसी के पैरेलल नजूल और निष्क्रांत और शत्रु संपत्तियाँ भी केंद्र सरकार की संपत्ति होने के कारण दर्ज होनी चाहिए। ये मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, अन्यथा कोई अस्थायी रिकॉर्ड नहीं है। भूलेख नियमावली में संशोधन करके इनको भी स्थान दिया जाना चाहिए। शत्रु संपत्ति का अलग अलग रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए और इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब इसका चिन्हीकरण जो अभी अघोषित है, जो संपत्तियां अघोषित हैं निष्क्रांत संपत्ति की, हम उसका चिन्हीकरण कैसे कर सकते हैं? हमें इसके लिए 1356 फसली, 1362 फसली और 1360 फसली की खतौनियों का सहारा लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1356 का मतलब एक जुलाई 1948 या 49 के बाद जो है 1356 फसली होती है, यानी 1 जुलाई सन 1948 और उसके बाद 30 जून सन 1949 ये है। इसके बीच जो समय है उसमें बनी हुई है 1356 फसली की खतौनी, जो कि अभिलेखागारों में सुरक्षित होगी और ऐसा निर्देश भी था पर राजस्व परिषद के कि इनको सुरक्षित रखा जाए। 1356 फसली की खतौनियाँ अभिलेखागार में मिल जाएंगी। 1360 फसली की खतौनी जो है जमींदारी उन्मूलन की आधार वर्ष की खतौनी है, यह भी मिल जानी चाहिए, सुरक्षित होगी। 1360 फसली की खतौनी जमींदारी उन्मूलन के बाद की पहली खतौनी है, यह भी अभिलेखागार में सुरक्षित होगी
मिल जानी चाहिए और इनके आधार पर हम उन मुसलमान भाइयों के कस्बों में जाएंगे जहाँ से लोग पाकिस्तान जाने की सूचना मिलती है। वहाँ से बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि खाते में ये खातेदार है कि नहीं है, पढ़ा जाएगा वहाँ पर, और जो बताएंगे कि नहीं ये पाकिस्तान चले गए हैं, बस गए हैं, तो यह भी पता चला गया कि कब गए हैं, तो पता चल जाएगा कि ये सब 1947, 48, 49 के दरमियान गए हैं, तो वो निष्काम संपत्ति होगी। लेकिन यदि 7 मई 1954 के बाद गए हैं तो वो शत्रु संपत्ति होगी और उसके आधार पर हमारा लेखपाल भाई जो है उसकी रिपोर्टिंग करेगा और रिपोर्टिंग के बाद सहायक संरक्षक निष्काम संपत्ति जो जिन्हें राजस्व परिषद के अनुसार ADM-FR को इसका दायित्व दिया गया है, उनके न्यायालय पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवगी प्रॉपर्टी एक्ट की धारा के 7 के तहत मुकदमा पंजीकृत होगा। पंजीकृत कराने का कार्य नायब तहसीलदार सीलिंग करेगा। तो इस प्रकार से शत्रु संपत्तियों का चिन्हीकरण हम इन खतौनियों के आधार पर कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि निष्क्रांत संपत्तियों जो बीच में जो है घोषित हुई है, इसके पहले तमाम ऐसी पत्रावलियाँ माननीय राजस्व परिषद से जिलों को भेजी गई थी और उन्हें अभिलेखागार में सुरक्षित कर दिया गया है। एक बार उनका पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कस्टोडियन जनरल या कस्टोडियन के आदेशों की अमल दरामद खतौनी में ना हुई हो। ऐसा एक प्रकरण मेरे संज्ञान में या राजस्व परिषद में जब मामला उठा था तो ये प्रकरण आया था कि 1954 के आदेश की अमल दरामद 1999 तक नहीं हुई थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह थे, उनके कार्यकाल में यह मामला उठा था। तो इसको ढूंढ ढांड करके पत्रावली निकाली गई। निकालने के बाद उसमें जो है आनन फानन में उसकी अमल दरामद खतौनी में कराई गई और कब्जा भी लिया गया। तो ऐसे तमाम मामले हो सकते हैं और क्योंकि अमल दरामद करने का दायित्व तो हमारे लेखपाल साथियों पर है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और अभियान के दौरान कोई गलती न हो। मैं अनुरोध करूंगा अपने उन नायब तहसीलदारों को, उप जिलाधिकारी महोदयान को, अपर जिलाधिकारी महोदयान को, जिलाधिकारी महोदयान को कि ऐसी जानकारी जो हम दे रहे हैं ये भी लेखपाल साथियों में शेयर हो, जिससे कि कोई विधिक भूल ना हो सके। इसी के साथ मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जितना भी संभव हो सके इस संबंध में जब अभियान चलेगा तो अभिलेखागार का भी सहारा दिया जाए और जो मैंने बताया कि शासनादेश जारी करके नियमावली में संशोधन करके प्राविधान भी बनाया जाए, जिससे कि लोकहित में, राष्ट्रहित में यह महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।